हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। और देखिए, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उच्चारण दोषों के कारण और निवारण। और इसको स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, ये जो टॉपिक है आप लोगों का हिंदी पैडागोजी का टॉपिक है। और जो बच्चे हिंदी की तैयारी कर रहे हैं सी-टेट, जे-टेट, एस-टेट या किसी भी स्टेट से टेट एग्जाम की या फिर के-वी-एस, एन-वी-एस में, तो उन सभी के लिए ज़रूरी है ये उच्चारण दोषों के कारण और निवारण। और उच्चारण दोष कौन से होते हैं ये भी मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक भी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि स्वर लोप क्या है, स्वर भक्ति क्या है, इसी तरीके से और भी जो स्वर उच्चारण है वो कौन कौन से होते हैं। तो उच्चारण दोषों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, ये जो टॉपिक है आप लोगों का सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे के-वी-एस, एन-वी-एस, जी-ट्रिपल-एस-बी की तैयारी कर रहे हैं, सी-टेट, यू-पी-टेट, एस-टेट, जी-टेट या किसी भी स्टेट से टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और जो भी टीचर बनना चाहते हैं या फिर हिंदी लैंग्वेज में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है उच्चारण दोष के कारण, कि क्या क्या कारण होते हैं, तो इनको हम जान लेते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो आता है आप लोगों का शारीरिक कारण होता है, यानी कि शरीर में कोई कमी होने की वजह से उच्चारण दोष आ रहा है। जैसे कि आप लोगों का उच्चारण अंग होते हैं कंठ, तालु, होठ, दांत। तो इन चीज़ों में जब विकार आ जाते हैं तो विकार आने के कारण उच्चारण संबंधी दोष भी आ जाते हैं, इसलिए वे संबंध ध्वनियों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। तो इसमें देखिए, बच्चे सीख भी लेंगे तब भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि वो शारीरिक तरीके से सक्षम नहीं है उसको बोलने के लिए। सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है आप लोगों का वर्णों के उच्चारण का अज्ञान। तो देखिए, वर्णों के उच्चारण का अज्ञान, इसके अंदर क्या है, हिंदी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि उसका जैसा अक्षर विन्यास है ठीक वैसे ही उसको उच्चारित भी किया जाता है, यानी कि अक्षर जैसा है उसको वैसा ही बोला जाता है। इसके बावजूद अज्ञानवश वर्णों और शब्दों के सही रूप को कुछ लोग उच्चारित नहीं कर पाते हैं। यानी कि देखिए, हिंदी में ऐसा नहीं है कि शब्द कुछ हो रहा है आप बोल कुछ हो रहे हैं, तो इसमें जैसा आपका लिखा होगा वैसा ही बोला जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई अक्षर दिया गया है तो वो क्या है कि आप उसको नहीं बोल रहे हैं या उसमें बोला नहीं जाएगा, साउंड नहीं है उसके अंदर, तो ऐसा नहीं होता। उसके बावजूद क्या होता है कि कुछ लोग शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते। जैसे कि आमदनी को आमदनी कहना, या खींचने को खींचना कहना, या प्रताप को जो प्रताप होता है उसको परताप कहना। ऐसे वृक्ष को जो मात्रा होती है उसमें फर्क आ जाता है, वृक्ष बोलते हैं लोग, वीरेंद्र को वीरेंद्र बोलते हैं। इस तरीके से इसमें स्वर भक्ति आ जाती है। तो ये सारे क्या है, दोष पाए जाते हैं जो कि क्या है, अज्ञान के कारण आते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। देखिए, तीसरा जो कारण है, क्या कारण है उच्चारण दोष का, वो है क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव। क्योंकि देखिए, अलग अलग जो क्षेत्र होते हैं, अलग अलग जगहें होती हैं, वहाँ पे अलग अलग बोली बोली जाती है। बोली बोली जाती है तो उसका प्रभाव भी देखने के लिए मिलता है उच्चारण पर। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि भोजपुरी बोलने वाले लोग ने का प्रयोग कम करते हैं, तो पंजाबी वो क्षेत्र में के लोग जो है उसका अनावश्यक प्रयोग करते हैं, हर चीज़ में न का यूज़ लगाते मतलब करते हैं यूज़ उसका। और इसी तरह से ने के बदले में कहीं ण का प्रयोग होता है, जैसे हिरन, हिरण। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है, लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। कहीं स के बदले ह का प्रयोग होता है, तो कहीं ए के ओ और न के बदले ए ओ ण का प्रयोग होता है। तो इस तरीके से क्या है, ये क्षेत्रीय बोलियों का प्रभाव देखा जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, उच्चारण दोष होते हैं। नेक्स्ट इसमें फोर्थ पॉइंट है आप लोगों का। तो देखिए, इसमें है आप लोगों का अन्य भाषाओं का प्रभाव। तो अन्य भाषाओं का प्रभाव भी पड़ता है आप लोगों का, किस में पड़ता है, आप लोगों के जो उच्चारण है उसमें पड़ता है। जैसे कि बहुत से आप लोगों का उर्दू है, उर्दू भाषा में क्या है, क ख ग को कैसे बोला जाए, ख घ, यानी कि गले से साउंड निकल रहा है तो उसमें नुक्ता लग जाता है नीचे, तो इस वजह से भी ये फ़र्क देखने के लिए पड़ता है। इसी तरीके से अंग्रेजी है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश में के कारण भी क्या है, जो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हमारे हिंदी लैंग्वेज में जुड़ गए हैं, जैसे कि कॉलेज है, प्लेटफॉर्म आदि जैसे शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। और इसी तरीके से आ का उच्चारण भी ओ होने लगा है।
ठीक है ना। तो ये क्या है, अन्य भाषाओं का प्रयोग है और उनका प्रभाव है। इसी तरीके से नेक्स्ट आ जाता है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण होता है साइकोलॉजिकल वे पे। साइकोलॉजिकल वे में क्या है कि कोई बच्चा है वो अगर बोलना भी चाहता है पर वो डर से, भय से या हेजिटेशन की वजह से या किसी भी वजह से क्या है तुतलाने लगता है, यानी कि उसको हेजिटेशन होने लगती है, उसको लगता है बहुत सारे लोग बैठे हैं मेरे आगे, तो वो साइकोलॉजिकल वे पे क्या करेगा, वो तुतलाना शुरू कर देगा या हकलाना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से मनोवैज्ञानिक कारण भी दिखता है उच्चारण दोष के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आप लोगों का अध्यापक की अयोग्यता, यानी कि जो अध्यापक है, टीचर है, अगर वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं करेगा तो बच्चे उसको देखकर जैसा वो प्रोनाउंसिएशन कर रहा है सही या गलत वैसा ही प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वैसा ही उच्चारण करते हैं। तो अगर वो टीचर जो है, अध्यापक है, अगर वो गलत उच्चारण कर रहा है या सही उच्चारण करने में समर्थ नहीं है तो बच्चे भी क्या करेंगे, उसका अनुकरण करके अशुद्ध उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये हो गया अध्यापक की अयोग्यता। नेक्स्ट इसमें आ जाता है प्रयत्न लाघव। अब प्रयत्न लाघव क्या है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए प्रयत्न लाघव में क्या होता है कि आप शॉर्टकट मारते हैं, आप जल्दी जल्दी में वर्ड्स मिस कर देते हैं बीच के, तो उसमें जो बोला जाता है उसको बोला जाता है प्रयत्न लाघव। जैसे कि देख लेते हैं, इसमें ध्वनियों और शब्दों के उच्चारण में पूर्ण सावधानी न रखने पर दोष का आना स्वाभाविक है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है प्रयत्न लाघव विधि को अपनाने से उच्चारण संबंधी दोष आ जाते हैं, यथा परमेश्वर को प्रमेसर और मास्टर साहब को ममा साहब यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यानी कि इस तरीके से देखा जाता है कि आप शॉर्टकट मारने के चक्कर में गलत शब्द बोल रहे हो कि आपको लगता है कि सामने वाले को वो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए वो गलत हो जाता है। तो ये प्रयत्न लाघव वर्ड का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें आ जाता है दोषपूर्ण आदतें। दोषपूर्ण आदतों में क्या होता है कि कई शब्दों को हम अपनी ही वजह से क्या है, अपनी आदतों की वजह से अशुद्ध उच्चारण करते हैं और हम बोलते हैं कि मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कहा को कहाँ कहना, कि आपको किसी को कहा का मतलब क्या होता है, बोलना, कि कहा, उसने क्या कहा। इसी तरह कहाँ का मतलब होता है कि कहाँ, जगह के लिए रेफर होता है ये। बट लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं और कहते हैं नहीं मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, मेरा तो ये आदत है ना। तो ये दोषपूर्ण आदतें हैं ये जो होती हैं। इसमें आप अनुस्वारों का लोप कर देते हैं, अनुस्वार का लोप कर देते हैं यानी कि जो बिंदु लगता है, जैसे कि है में बहुत सब जो प्लूरल फॉर्म की हम बात करते हैं या किसी को रिस्पेक्ट देने की बात करते हो तो ये हमारा जो अनुस्वार है पॉइंट ये लगता है, पर हम इसको क्या है मिस कर देते हैं। और ये रिटर्न में सबसे ज़्यादा होता है कि लिखने में हम इसको मिस कर रहे हैं, ठीक है ना, है लिखना था और उसकी जगह है लिखने हैं। इसी तरीके से रुक रुक कर बोलना, शीघ्रता से बोलना, किसी की भी नकल करके बोलना भी उच्चारण दोष लाने के कारण है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव। तो ये देख लेते हैं हम। अब देखिए शुद्ध भाषा के वातावरण का अभाव क्या होता है कि एक ऐसा वातावरण बच्चे के पास है, ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पे अशुद्ध उच्चारण ही किया जाता है, तो शुद्ध उच्चारण कैसे सीखेगा। तो इसलिए शुद्ध उच्चारण का वातावरण होना ज़रूरी है जहाँ पे लोग शुद्ध भाषा में बात करें, ठीक है ना। तो अशुद्ध उच्चारण वाले वातावरण के बीच पलने वाला बालक शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान, यानी कि आपको क्या है, अक्षरों और मात्राओं की ज्ञान ही नहीं है। छोटी की जगह बड़ी की मात्रा लगा रहे हो, री आपका नीचे लगना चाहिए पर आप उसको ऊपर की साइड लगा रहे हो, तो इस तरीके से क्या है मिस्टेक्स देखी जाती हैं। जैसे यहाँ लिखा है जिन छात्रों को अक्षरों और मात्राओं का स्पष्ट ज्ञान नहीं जाता उन्हें उच्चारण दोष होता है। और संयुक्त अक्षरों के संदर्भ में यह भूल अधिक होती है, जो संयुक्त अक्षर होते हैं, ठीक है ना। स्वर्ग को सरग कहना, कर्म को कर्म कहना, धर्म को धर्म कहना, तो ये क्या है, ये आप लोगों को ये तब होता है जब आपको अक्षरों और मात्राओं का ज्ञान ही नहीं है कि किस तरीके से इसको यूज़ करना है, तो अज्ञानतावश आप लोग ये मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका, इसमें आता है आपका नागरी ध्वनियों का अनिश्चित उच्चारण। तो नागरी ध्वनि कौन सी होती है, जो इसमें होता है आपका ड र री होता है आप लोगों का ये श अक्ष ज्ञ। तो ये क्या है, इनका जो प्रयोग है बहुत कम होता है और प्रयोग कम होने की वजह से लोगों को इसकी आदत नहीं होती, उच्चारण इनको सही से नहीं आता या उच्चारण क्योंकि वो सुना नहीं है इतना तो इसलिए वो गलती कर देते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है भूल की संभावना रहती है। तो ये नागरी ध्वनियाँ होती हैं, इनका ध्यान रखिएगा आप। तो ये सारे क्या थे उच्चारण दोष के कारण थे जो हमने पढ़े। अब इनके पढ़ेंगे हम उच्चारण दोष के निवारण किस तरीके से किया जा सकता है, उसके उपाय हम देखते हैं।
तो इसके अंदर हमारा जो आता है सबसे पहले वो आता है उच्चारण अंगों की चिकित्सा। क्योंकि सबसे पहला कारण हमने पढ़ा था कि कोई हमारे शारीरिक अगर प्रॉब्लम है, हमारे को फिजिकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से हम नहीं बोल पाएंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है उच्चारण अंग जो होते हैं आप लोगों के, उनका क्या आप करवाएं, आप चिकित्सा करवाएं, उनका इलाज करवाएं। जैसे कि आप लोगों का देखें उच्चारण करने में श्वास नलिका, कंठ, जीभ, वत्स, नाक, ओष्ठ, तालु, मूर्धा, दांत आदि की सहायता ली जाती है। तो इन अंगों में अगर कोई भी प्रभाव पड़ेगा तो आप लोगों उच्चारण भी सही से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या है, इनके तत्काल चिकित्सा करानी चाहिए, इनका हमें इलाज कराना चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आप लोगों का पुस्तकों के शुद्ध पाठ पर बल। यानी कि जब बच्चे को आप रीडिंग करवा रहे हैं और कोई भी चैप्टर आप पढ़वा रहे हैं तो आपको शुद्धता पे ध्यान देना है कि बच्चे उसका शुद्ध उच्चारण कर सकें। क्योंकि शुद्ध उच्चारण करेंगे तो उनको उच्चारण दोष का भय भी नहीं रहेगा, वो रीडिंग लगातार करते रहेंगे सही तरीके से। तो उसका उच्चारण रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आदि के माध्यम से इसी पद्धति पर सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका उच्चारण प्रतियोगिताएं। तो उच्चारण प्रतियोगिताओं में क्या होता है कि जिसमें आप क्या बच्चों के बीच में कंपटीशन करवा रहे हैं। अब बच्चों के बीच में कंपटीशन आप करवाएंगे, उच्चारण प्रतियोगिताएं करवाएंगे, तो बच्चे उसको सही करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की। तो इसमें भी देखिए उच्चारण प्रतियोगिता, उच्चारण संबंधी दोषों के निवारण के लिए पुस्तकों का शुद्ध वाचन आवश्यक है। पहले अध्यापक आदर्श वाचन प्रस्तुत करें, यानी कि जो टीचर है वो बच्चों को बताए कि किस तरीके से करना है। क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, उनका अनुकरण करेंगे, उनको देखकर सीखेंगे। इसके उपरांत वह बच्चों से शुद्ध वाचन करवाएं, वाचन में सावधानी रखें तथा अशुद्धियों का सम्यक निवारण करवाएं। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चे को बोलने में कोई सही नहीं बोल पा रहा, तो उसका निवारण भी सही से हो जाना चाहिए टाइम के साथ में। नेक्स्ट इसमें आ जाता है भाषण और संवाद प्रतियोगिताएं, और ये भी बहुत ज़रूरी है भाषण और संवाद प्रतियोगिताएं, जिसमें हम स्पीच कंपटीशन करवाते हैं, डिबेट्स बच्चों के बीच में करवाते हैं। जिससे कि क्या है कि उनका जो बोलने का एक होता है ना, एक स्पीड होती है, शब्दों का उच्चारण होता है, तो उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ता है और बच्चे उसको सही से उच्चारण करने की कोशिश भी करते हैं प्रतियोगिताओं के ज़रिए। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो सही से करेंगे तो उनको इनाम मिलेगा, है ना। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका नागरी ध्वनि तत्व को समझना। तो नागरी ध्वनि हमने देखा था जिसमें अड़ और री जैसे शब्द होते हैं, तो उन शब्दों को क्या है समझने की ज़रूरत है। क्योंकि उन शब्दों के उच्चारण से ही क्या है हम उस जो उच्चारण दोष आ रहा है उसको हटा सकते हैं। तो अध्यापक को ध्वनि तत्वों का विशेषज्ञ होना चाहिए, यानी कि उसको नॉलेज होनी चाहिए इन सभी की, और उसे बालकों को वर्णमाला के स्वर व्यंजन से लेकर कठिन शब्दों के उच्चारणों की शिक्षा विधिवत देनी चाहिए कि हर एक अक्षर की किस तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, ताकि उनका उच्चारण सुधर जाए। उसे अर्ध स्वरों एवं अर्ध व्यंजनों, संयुक्त अक्षरों, संयुक्त ध्वनियों आदि का विशेष ध्यान रखकर उच्चारण सिखाना चाहिए बच्चों को। तो यानी कि हर एक ध्वनि का, हर एक छोटे साउंड का आप लोग ध्यान रखते हैं तो और फिर बच्चों को सिखाते हैं, तो बच्चे वो गलतियां फिर कम करते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं ध्वनि यंत्रों का सम्यक ज्ञान कराना। तो देखिए ध्वनि यंत्रों का ज्ञान कराने का क्या मतलब है कि आप जो बच्चे को ध्वनियाँ हैं किस तरीके से निकल रही हैं, तो वो आप बच्चे को सिखाते हैं। जैसे जीवा, ओष्ठ, कंठ, काकली आदि का क्या योगदान है ये आप बच्चों को बताते हैं। ध्वनियाँ कैसे बनती है वो बताते हैं। अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में क्या अंतर है ये बच्चों को आप बताते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण ये मैंने आपको लाइव सेशन में भी बताया था, जो CDP का आप लोगों का लाइव सेशन चल रहा है, CDP का CTET का आप लोगों का लाइव सेशन चल रहा है, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। अल्प प्राण जिसमें कम वायु लगती है और महाप्राण जिसमें जो ज़्यादा वायु लगती है बोलते टाइम, ठीक है ना। तथा स्वर व्यंजन में क्या अंतर है, इन तथ्यों का उसे उदाहरण देके शिक्षा दी जानी चाहिए बच्चे को, ताकि बच्चे को वो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट इसमें आता है हिंदी ध्वनियों का वर्गीकरण सिखाना। तो इसमें देखिए जब तक हम ध्वनियों का वर्गीकरण बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो सही प्रोनाउंसिएशन करेंगे, सही उच्चारण करेंगे, तो कहीं ना कहीं उच्चारण दोष आएगा। तो यही चीज़ यहाँ लिखी गई है, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण की सच्ची शिक्षा दिए बिना
छात्रों को उच्चारण दोष कदापि दूर नहीं किया जा सकता। बालकों को वही अध्यापक इनका स्पष्ट विवरण दे सकता है जिसे स्वयं इनके बारे में 100% जानकारी हो, क्योंकि अगर टीचर को ही नॉलेज नहीं होगी तो फिर वो बच्चे को किस तरीके की नॉलेज देगा। तो इनकी शिक्षा बालकों को 12 से 13 वर्ष की उम्र में 18 वर्ष की उम्र तक देनी चाहिए। इसके उपरांत उनमें उच्चारण संबंधी दोष नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो उस टाइम पे वो सीख जाएंगे। ठीक है ना। एडोलेसेंस स्टेज है ये आप लोगों की, जिसमें बच्चा क्या है, बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लेता है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आप लोगों का हिंदी की कतिपय विशेष ध्वनियों का प्रयास अभ्यास, जिसके अंदर जो अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं जो हमें एक जैसा साउंड देती हैं, उसकी आप बच्चों को क्या है, प्रैक्टिस करवाते हो। जैसे हिंदी भाषा में आप लोगों का स, श और ये वाला देखिए षटकोण वाला श जो होता है, इनके क्या है, साउंड एक जैसे होते हैं। तो इनका यूज़ किस तरीके से करना है, तो ये हमें बच्चों को सिखाना होता है। न और न का साउंड किस तरीके से होता है, व और ब, ड और ड, अक्ष और छ, इसमें क्या है, बहुत सारे उच्चारण दोष पाए जाते हैं। तो इनकी हमें बच्चों को क्या है, अभ्यास करवाना चाहिए, ताकि वो उसको शब्द को बनाना सीखे। तो इस तरीके के शब्दों की भी बच्चों को प्रैक्टिस करवाई जाती है। जैसे कि विकास का उच्चारण विकास, या महान का उच्चारण महान कर देते हैं लोग, वन का उच्चारण बन कर देते हैं। तो अध्यापक को इस संदर्भ में विशेष जागरूक रहना चाहिए और इस संदर्भ में भूल होते ही निराकरण कर देना चाहिए, यानी कि बच्चे को सुधारना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि बच्चे ये प्रॉब्लम है, ये इस तरीके से होता है, तभी बच्चा क्या है, उसको सही कर पाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है बल विराम और सस्वर पाठ का अभ्यास। तो बल यानी कि किसी चीज़ पर आप बल दे रहे हैं। अगर कोई आपको स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बताने हैं तो बोलते हुए उसमें आप बल दे रहे हैं। सेंटेंस बोलते में आप रुक रहे हैं, जैसे कि मैं भी एक सेंटेंस बोल के एक गैप ले रही हूँ, है ना। और सस्वर पाठ का अभ्यास कराना, जिसमें कि आप एक लय के साथ चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये चीज़ें बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है और ये रीडिंग के ज़रिए बच्चों को आती है। जब बच्चे रीडिंग करते हैं बोल के, मौन रीडिंग में मौन जो वाचन होता है उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे बात हो रही है जो आप बोल के रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या लिखा है। अक्षरों या शब्दों का उच्चारण ही पर्याप्त नहीं है, वरन पूरे वाक्य को उचित बल विराम तथा सस्वर वाचन के आधार पर पढ़ने का अभ्यास डालना भी आवश्यक है। तो शब्दों पर उचित बल देकर पढ़ने से अर्थ भेद एवं भाव भेद का ज्ञान होता है कि किस तरीके से जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। तो विराम के माध्यम से लय, प्रवाह और गति का पता चलता है, इसलिए इन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है और इससे उच्चारण संबंधी दोषों का निवारण भी होता है। तो जो भी आप बच्चा अगर गलती कर रहा है बोलने में या उसको प्रोनाउंसिएशन करने में, तो आप उसको इजीली सुधार सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है विश्लेषण विधि का प्रयोग। तो विश्लेषण विधि क्या है देख लेते हैं। तो देखिए जो विश्लेषण विधि क्या होती है, विश्लेषण का मतलब होता है किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड कर देना, कि कोई एक अक्षर है उसको आपने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विश्लेषण विधि बोलते हैं। तो इसी तरीके से हिंदी में होता है कि आपके जो बड़े बड़े अक्षर होते हैं, बड़े बड़े शब्द होते हैं, उनको आप क्या कर रहे हैं, विश्लेषण विधि से उनको अलग अलग करके बोलने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो सके। तो विश्लेषण विधि का प्रयोग कठिन एवं बड़े बड़े शब्दों और ध्वनियों को उच्चारण में विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे अशुद्ध उच्चारण की संभावना कम होती है। पूरे शब्दों को अक्षरों में विभक्त करने से संयुक्त अक्षरों व कठिन शब्दों को सहज और सहज गृह बनाया जा सकता है। जैसे सम्मिलित शब्द को सम्मिलित, यानी कि जैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं ना, शब्द विच्छेद करते हैं, वो हमने यहाँ कर दिया है। तो उत्तम शब्द को उत्तम इस तरीके से उत, त और म में हमने क्या कर दिया, विच्छेद कर दिया है। तो इसको हम कहेंगे कि विश्लेषण विधि है ये। तो आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग अनुकरण विधि का प्रयोग। तो देखिए अनुकरण का मतलब क्या होता है, किसी को देखकर सीखना। तो यहाँ पे किसका अनुकरण कर रहा है, बच्चा किसका अनुकरण करता है, बच्चा का अनुकरण करता है शिक्षक का, कि शिक्षक किस तरीके से बोल रहा है। तो अनुकरणशील छात्रों को हाव भाव, जीवा संचालन, मुख्य अवयव तथा स्वरों के उतार चढ़ाव का पूर्ण ज्ञान ध्यान रखना चाहिए, ताकि उच्चारण में प्रत्याशित सुधार लाया जा सके। और इसका जो देखिए उसका उच्चारण सबसे पहले कौन करते हैं, अध्यापक करते हैं। जहाँ लिखा हुआ है अध्यापक कठिन शब्दों का उच्चारण स्वयं करे तथा पुनः कक्षा के बालकों का उसका उच्चारण करने को कहें। तो इसलिए इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुकरण विधि कहते हैं। अनुकरण विधि यानी कि आप देखकर इमिटेट करके किसी चीज़ को सीख रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आया था 13 पॉइंट है इसमें, मानसिक संतुलन हेतु प्रयास। मानसिक संतुलन यानी कि अब यहाँ पे साइकोलॉजिकल वे पे आप खुद को क्या कर रहे हो, एक बैलेंस बना रहे हो। ठीक है ना। जो आपके अंदर डर है, जो आप लोगों के अंदर हेजिटेशन है, उसको आप क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो,
और ये कैसे होता है, जब प्रैक्टिस होती है आपको, या आपको क्या है, जब टीचर क्या है आपको प्रोत्साहन देते हैं, आपको इनकरेज करते हैं बोलने के लिए, तब ये चीज़ होती है कि मानसिक संतुलन बन पाता है। अगर आप बच्चे को बार बार डांटते रहेंगे गलतियों पे, तो वो क्या होगा, उसका मानसिक संतुलन फिर वो ऐसा नहीं रहेगा, उसको हेजिटेशन बनी रहेगी। तो वही चीज़ है यहाँ पे सेम, कि मानसिक संतुलन हेतु प्रयास, जो छात्र भय एवं संकोच के कारण अशुद्ध उच्चारण करने लगे हैं उन्हें पूर्ण प्रोत्साहन देना, ताकि उनमें आत्मविश्वास का भाव जगे और उनका मानसिक संतुलन बना रहे। ऐसे छात्रों की प्रेरणा एवं सहानुभूति चाहिए होती है, क्योंकि देखिए ऐसे जो बच्चे हैं जिनको हेजिटेशन है, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि कोई उनके साथ सहानुभूति, कोई सिंपैथी दिखाए और उनकी तारीफ करे, तभी वो क्या है आगे चीज़ों को करते हैं। तो उनकी भूलों पर बिगड़ने या डांटने की आवश्यकता नहीं है। इस विधि से क्रमशः धीरे धीरे उनका उच्चारण सुधरने लगता है और बच्चे भी सही क्या है, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण करने लगते हैं, जिससे कि उच्चारण दोष फिर नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो देखिए सही उच्चारण की जब हम बात करते हैं, तो सही उच्चारण का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जो भाषा का टीचर है, यानी कि जो लैंग्वेज टीचर है, सिर्फ वही ध्यान रखे। हर एक सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो साइंस है, मैथ है, आप लोगों का कोई और सब्जेक्ट है, तो उसके अंदर भी क्या है, जो टीचर्स हैं उनको ध्यान रखना चाहिए उच्चारण का, क्योंकि देखिए लैंग्वेज का यूज़ हर जगह होता है। ऐसा नहीं कि जो हिंदी भाषा, अगर मान लीजिए हिंदी भाषा या इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें क्लास में जो टीचर है आपको सही प्रोनाउंसिएशन करा रहा है, पर आप दूसरी क्लास में जा रहे हो तो बच्चे उसको गलत प्रोनाउंसिएशन कराया जा रहा है, तो बच्चा क्या है उनको फिर फॉलो करने लगता है, या फिर वो कन्फ्यूजन में चला जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, सभी विषयों के शिक्षण में उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। उच्चारण पर ध्यान देने से क्या का कार्य सिर्फ भाषा शिक्षक का ही नहीं होता, सभी विषयों के शिक्षण में उच्चारण पर अलग ध्यान दिया जाए तो इस सुधार में शीघ्रता से इसमें सुधार शीघ्रता से होगा। प्राय ये कार्य भाषा के अध्यापक का ही माना जाता है, जो कि एक भूल है। तो सभी विषयों के अध्यापकों को इस पहलू पर बल देना चाहिए और उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है इसके अंदर आप लोगों का व्यक्तिक एवं सामूहिक विधि का प्रयोग, जिसके अंदर क्या है, आप सामूहिक तौर पर चीज़ों को करते हैं। अब देखिए इसको किस तरीके से यूज़ करना है वो देख लेते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि क्लास के एक क्लास है जिसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, अब उसके अंदर क्या है 30 स्टूडेंट्स हैं जो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे। तो उस टाइम पे जब हम बच्चों को सिखाते हैं या उनमें सुधार लाते हैं, तो किस विधि से लाते हैं, उनमें हम लाते हैं सामूहिक विधि से, कि बहुत सारे बच्चे हैं उनको हम सामूहिक रूप पे हम उनको सही कर रहे हैं। मान लीजिए सभी जो बच्चे हैं वो क्या है, स्कूल को क्या बोल रहे हैं, इस स्कूल बोल रहे हैं, कहने की आदत है, तो उसका हम क्या करेंगे, परिष्कार करेंगे। परिष्कार यानी कि उसको हटा के उसको सिखाएंगे हम कि किस तरीके से स्कूल बोला जाता है, इट इज़ नॉट स्कूल। तो इसी तरीके से स्त्री होता है जिसको इस तरीके कहने की आदत होती है बच्चों को, तो उसका भी हम क्या है परिष्कार करवाएंगे। तो बेसिकली जो व्यक्तिक विधि का प्रयोग है वो एक व्यक्ति के लिए किया जाता है, और सामूहिक का जिसमें आप पूरी क्लास को कुछ वर्ड सिखा रहे हो, प्रोनाउंसिएशन बच्चों को सिखा रहे हो। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है आपका 16th स्वराघात पर बल। स्वराघात का मतलब क्या होता है, स्वराघात का मतलब होता है जिसमें आप स्वरों पर बल दे रहे हो कि किस तरीके से स्वर को बोलना है। तो इसमें क्या है, आप लोगों का जो शब्दों का उच्चारण है वो देखा जाता है कि शब्दों का उच्चारण करते समय आप क्या है स्वर में उतार चढ़ाव आते हैं, कहीं मैं धीरे बोल रही हूँ, कहीं मैं तेज बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे उस पर क्या है स्वराघात कर रही हूँ, मैं उस चीज़ पे बल दे रही हूँ। तो उस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो इसको देख लेते हैं, स्वराघात पर बल, कब किस शब्द पर बल देना है, इसका उच्चारण में बड़ा महत्व है। ये भावभेद एवं अर्थभेद की जानकारी कराता है, इसलिए उच्चारण में स्वराघात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो स्वराघात का अभ्यास वाचन के समय संवाद नाटक, यानी कि जब हम डायलॉग्स बोल रहे होते हैं, कोई रोल प्ले कर रहे हैं, तब उसमें क्या है सस्वर वाचन आपको करना होता है, वह भावानुकूल वाचन के रूप में कराया जाता है, जिसमें क्या है अपनी भावनाएं, यानी कि बोलते समय भी क्या है फीलिंग्स दिखनी चाहिए कि क्या वो बोल रहा है ना। अगर डायलॉग तो रोने वाला है और बच्चा साउंड ऐसा निकाल रहा है कि वो हंस रहा हो, तो फिर क्या होगा कि कनेक्शन नहीं बैठेगा, ठीक है ना, वो चीज़ उल्टी हो जाती है बिल्कुल। तो स्वर का जो उतार चढ़ाव है उस पर ध्यान देने से स्वराघात का अभ्यास हो जाता है, और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो ये सारे निवारण के उपाय थे आप लोगों के उच्चारण दोष के अंदर। तो हमने उच्चारण दोष क्या होते हैं वो पढ़े, उसके कारण क्या है वो भी पढ़े, और उस कारण जो है उसका निवारण कैसे किया जाए उसके उपाय भी हमने देखे। तो आई होप कि आप लोगों को सारा क्लियर है, क्योंकि देखिए जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वही मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करती हूँ, लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप उनको ध्यान से पढ़ें, समझें और अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग करते रहें।
लाइव सेशन आप लोगों का 10 से 10 PM 10:05 के बीच में होता है इवनिंग में, तो उसको आप लोग ज़रूर अटेंड करें। उसमें आप लोगों की PYQs प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो अब आप लोगों की पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की जो प्रैक्टिस है वो चलेगी, तो क्लासेस को अटेंड कीजिए आप लोग, और साथ में इसको पेडागोजी ऑफ हिंदी और पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और CDP की प्रिपरेशन भी करते रहिए, ताकि आप लोगों को एग्जाम में आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। और मेरे साथ इसी तरीके से आप लोग बने रहिए। आप लोगों की क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी तो उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। तो जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तो अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।